तो चलिए आज समझते हैं ग्रीनलैंड की कहानी। कैसे ये विशाल बर्फीला द्वीप डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसकी कहानी में बहुत कुछ छुपा है। देखिए, ये सवाल कोई आज का नहीं है, लेकिन हाँ, हाल ही में जब ये फिर से उठा तो पूरी दुनिया में इस पर एक नई बहस शुरू हो गई। और ये बहस तब और तेज हो गई जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की। अब ये एक बहुत ही सीधी सी बात को सामने लाता है कि अगर ग्रीनलैंड का भविष्य समझना है तो हमें पहले उसके अतीत में झांकना होगा। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, उस वक्त से जब इंसानों ने पहली बार इस विशाल बर्फीले द्वीप पर अपने कदम रखे थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियां थीं, इनुइट और नॉर्स, जो एक ही द्वीप पर रह रही थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्स लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, और यही रहस्य आगे चलकर यूरोपियंस की वापसी का एक बहाना बनने वाला था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं 18वीं सदी में। ये वो दौर था जब धर्म के पर्दे के पीछे उपनिवेशवाद की नींव रखी जा रही थी। हुआ यूं कि 1712 में हैंस एगेडे नाम के एक ईसाई मिशनरी डेनमार्क नॉर्वे के राजा का सपोर्ट लेके ग्रीनलैंड पहुंचे। कहने को तो उनका मकसद बहुत सीधा सा था, सदियों पहले जो नॉर्स लोग खो गए थे उन्हें ढूंढना और उन्हें वापस ईसाई धर्म से जोड़ना। पर हुआ क्या, उन्हें नॉर्स लोग तो मिले ही नहीं, मिले तो सिर्फ वहां के मूल निवासी इनुइट। और बस यहीं से मिशन का पूरा मकसद ही पलट गया। अब असली लक्ष्य बन गया इनुइट लोगों का धर्म बदलना, और इसी के साथ ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के कंट्रोल की कहानी शुरू हो गई। और ये कंट्रोल कितना मजबूत था, इसका अंदाजा आप इस साल से लगा सकते हैं। 1776 आते आते डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के साथ होने वाले हर एक ट्रेड पर अपनी पूरी मोनोपोली बना ली। मतलब दूसरे यूरोपीय देशों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इसके बाद तो अगली कई सदियों तक ग्रीनलैंड और डेनमार्क के जो राजनीतिक रिश्ते थे वो कागजों पर और भी पक्के होते चले गए। जैसे कि 1814 में हुई खिलाई की संधि। जब डेनमार्क और नॉर्वे अलग हुए तो ग्रीनलैंड को ऑफिशियली डेनमार्क के हवाले कर दिया गया। और जानते हैं, ये एक ऐसा फैसला था जिसने ग्रीनलैंड की किस्मत एक सदी से भी ज्यादा के लिए लिख दी थी। फिर आया एक बहुत बड़ा मोड़ साल 1953 में। देखिए, उस वक्त दुनिया भर में कॉलोनियां आजाद हो रही थीं, तो डेनमार्क ने भी एक चाल चली। उसने ग्रीनलैंड को कॉलोनी कहने के बजाय अपने ही किंगडम का एक हिस्सा बना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस इतने बड़े फैसले में ग्रीनलैंड के लोगों से पूछा तक नहीं गया। तो कहने को तो रिश्ता बदल गया था, कॉलोनी से किंगडम का हिस्सा। लेकिन जो उपनिवेशवाद की सच्चाई थी वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दर्दनाक थी। कई सालों तक दुनिया को यही दिखाया गया कि डेनमार्क का राज तो ग्रीनलैंड के लिए बहुत अच्छा था, मतलब एक बेनेवलेंट कॉलोनाइजर या एक उदार शासक वाली इमेज बनाई गई। लेकिन जब हाल में जांच पड़ताल हुई तो एक बिल्कुल ही अलग और काफी डरावनी सच्चाई सामने आई। पता चला कि कैसे वहां के खनिजों को लूटा गया, वहां की संस्कृति को दबाया गया और मानवाधिकारों का कितना गंभीर उल्लंघन हुआ। और जाहिर है, इसी दर्दनाक इतिहास ने ग्रीनलैंड के लोगों के अंदर अपनी पहचान और अपने फैसले खुद लेने की आग को और भड़का दिया। आप देख सकते हैं कि पिछले करीब 70 सालों में ग्रीनलैंड ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है धीरे धीरे अपने अधिकार वापस पाने की। पहले वो डेनमार्क का हिस्सा बने, फिर उन्हें अपना पार्लियामेंट मिला और फिर अपने मामलों पर और ज्यादा कंट्रोल हासिल किया। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे ऐतिहासिक उतार चढ़ाव के बाद आज ग्रीनलैंड किस मोड़ पर खड़ा है। आज की जो सिचुएशन है वो एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी है। मतलब राजनीतिक रूप से तो ग्रीनलैंड अपने फैसले खुद लेता है, लेकिन आर्थिक रूप से वो आज भी डेनमार्क पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये रकम करीब $500 मिलियन से भी ज्यादा है, जो हर साल डेनमार्क से ग्रीनलैंड को ग्रांट्स के तौर पर मिलती है। और यही आंकड़ा साफ दिखाता है कि पूरी तरह आज़ादी की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। ग्रीनलैंड के एक नेता का ये बयान इस पूरी मुश्किल को बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि अगर आज उन्हें अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना हो तो वो डेनमार्क को चुनेंगे। सोचिए, एक तरफ पुराना कॉलोनियल पावर है और दूसरी तरफ नई दुनिया का दबाव। ऐसे में सवाल सिर्फ आज़ादी का नहीं रह जाता, सवाल ये बन जाता है कि क्या आर्थिक निर्भरता के साथ सच्ची राजनीतिक आज़ादी मिलना मुमकिन भी